खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का जो सीरीज चल रहा था उसमें भारतीय संविधान में जो था हम लोग अनुच्छेद 113 तक ले देख चुके थे। आज हम 114 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 दिन वीडियो गैप हो गया था जिसके कारण हमारा पूजा के कारण वीडियो नहीं आया। तो आज हम इसको पूरा देखेंगे और अनुच्छेद को हम लोग जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है अनुच्छेद 114। देखिए, अनुच्छेद जो हम लोग पढ़ रहे थे 107 से लेकर, तो 107 से शुरू हो रहा था क्या, जितने भी पैसा से संबंधित है ना वो सभी अनुच्छेद आ रहे थे। जैसे कि संसद पैसा निकालती है, पैसा का क्या होता है, किस प्रकार पैसा का क्या किया जाता है, तो उसका हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो 112 में जैसे हमने वार्षिक वित्तीय विवरण देख लिया था जो बजट से संबंधित था, ठीक है। हम लोग 113 भी देख लेते। 114 में क्या था, 114 में हमारा विनियोग विधेयक। इसका मतलब होता है, विनियोग विधेयक का मतलब होता है कि जब जैसे कि किसी प्रकार का आय और व्यय, किसी प्रकार का खर्च रहता है ना, तो संचित निधि में ही जमा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है विनियोग विधेयक में होता है कि अगर किसी प्रकार को पैसा की जरूरत पड़ती है तो संसद एक बिल पारित करके, यही विनियोग विधेयक पारित करके संचित निधि से राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी पैसा को निकालता है, ठीक है। यानी कैसे भी जो हमारे पैसा का काम पड़ेगा तो यही विनियोग विधेयक को पारित करने के बाद ही हम लोग संचित निधि से पैसा को निकाल सकते हैं, ठीक है। 115 क्या है, 115 में है पूरक, या इसी को हम लोग अनुपूरक भी कहते हैं। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, तो देखिए इसका मतलब होता है कि विनियोग विधेयक जब पारित कर दिया जाता है और संचित निधि से पैसा निकाल लिया जाता है, फिर हमें किसी प्रकार की पैसा की आवश्यकता पड़ती है तो फिर यही अनुपूरक विधेयक या अतिरिक्त अनुदान विधेयक पारित करके संसद संचित निधि से पैसा निकालती है, ठीक है। तो आप देख लिए 114 में विनियोग, 114 इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। 115 में पूरक, और उसके बाद आता है हमारा 116, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है लेखानुदान, ठीक है। लेखानुदान या प्रत्यानुदान विधेयक, ठीक है। पर लेखानुदान देखिए, एक तो विनियोग विधेयक होता है, एक अनुपूरक होता है, फिर लेखानुदान होता है। तो लेखानुदान में क्या होता है ना कि जब हमारा बजट नहीं पास हुआ हो, जैसे कि बजट पास होता है, बजट हमारे 3 साल का आंकड़ा होता है। हम लोग 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण देखे तो एक तो जिस साल चल रहा है, इस साल पिछले वर्ष का जो आंकड़ा होता है वो, और आने वाला साल का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो वही हमारे क्या होता है कि जब बजट नहीं आया रहता है तो हमें पैसा की आवश्यकता पड़ती है, तो यही लेखानुदान पारित करके, यानी बजट जब नहीं चल रहा हो तो लेखानुदान को, मतलब बजट पारित नहीं हुआ हो तो लेखानुदान बिल को पारित करने के बाद ही हम लोग को किसी प्रकार की पैसा आवंटित होती है, ठीक है, संसद को। तो ये होता है 116 में लेखानुदान। 114, 115 और 116 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है। उसके बाद आता है 117। तो 117 में वित्तीय विधेयक की चर्चा है। वित्तीय विधेयक का मतलब क्या होता है कि संसद में जितने भी प्रकार के बिल आते हैं ना, जैसे जो पैसा से संबंधित होते हैं, सभी वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है। देखिए, सभी वित्त विधेयक जो होते हैं वह धन विधेयक नहीं हो सकते, ठीक है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, ठीक है। तो यही जो वित्त विधेयक की चर्चा है 117 में। 118 जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे, ठीक है। 118 में होती है संसद की प्रक्रिया, यानी संसद में जो प्रक्रिया चलाई जाती है ना वह 118 के तहत होती है। 118 में यहाँ पढ़िएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा की परामर्श लेकर मतलब संसद में जो संयुक्त बैठक होती है ना उसकी प्रक्रिया का संचालन करती है, ठीक है। यानी प्रक्रिया के संचालन से जो नियम बनते हैं वो हमारा इसी में 118 में है, जिसका संचालन कौन करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है। आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन 118 के तहत अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप 18 देख रहे हैं, यानी संसद की प्रक्रिया से संबंधित है। 118 के 4 में
में देखिए 118 के 4 पार्ट है, तो 4 में यही है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 119। तो देखिए 119 तो हम नहीं देखे, कभी पूछा हुआ सेट में प्रीवियस ईयर में, लेकिन 120, 121, 122 आपको मिल जाएगा। तो देखिए 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, यानी संसद में किसी प्रकार का वित्तीय कार्य होगा, ठीक है, तो वो हमारा एक जो विधि दिया गया उसके तहत उसका संचालन किया जाएगा 119 में। 120 में हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 120 कि संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा जो होली, मतलब संसद में लाई प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 120 में। जैसे कि भारत की जो हमारा आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी होती है, यानी राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है, तो ये हमारी हिंदी होती है। लेकिन इसमें कहा गया 120 में कि अगर कोई भी राज्य, अगर कोई भी सांसद चाहता है, संसद नहीं सांसद चाहता है कि हम भाषण दे, तो वो अपने जो वहाँ की लैंग्वेज होती है उसके तहत वो मतलब संसद में भाषण दे सकता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि इसमें 22 भाषाओं जितने भी दिया गया उसमें ये जिक्र भी किया गया, ठीक है, यानी 22 भाषाएं जो होती है उसमें उसके द्वारा भी सांसद अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। यानी संसद में जो आधिकारिक भाषा होती है उसके 120। 121 में इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कुछ मामले में संसद को यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित मतलब किसी प्रकार का बहस नहीं किया जाएगा। 121 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित अगर कोई भी मामला है तो संसद में बहस नहीं किया जाएगा। क्या कहता है हमारा 121 कह रहा है, ठीक है, 121 कह रहा है कि संसद में बहस नहीं किया जाएगा। कौन सी मामला, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित किसी प्रकार का मामला होगा तो, ठीक है। उसके बाद होता है 122, संसद की कार्यवाही की जांच न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ तक ले हमने क्या देखा, 119 तक ले पैसा से विधेयक आ रहा था, 120 में आपने भाषा देख लिया, क्योंकि संसद है तो उसमें एक भाषा आएगी, 120 में भाषा। 121 में क्या है हमारा, 121 में हमारा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित कोई भी मामला संसद में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और 122 क्या कहता है, संसद की कार्यवाही जो होगी उसमें जो किसी प्रकार का अगर कोई बिल किसी प्रकार का पास कर रहा है तो वह न्यायालय के द्वारा उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती। आप जानते होंगे ना कि 50 अनुच्छेद जो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे उसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया था, यानी अगर कार्यपालिका भी स्वतंत्र है कार्य करने के, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वही 122 कहता है। तो 120 इंपोर्टेंट है, 122 भी बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब आता है 123, तो इतना बार पूछा गया 123। देखिए इधर हम लोग जब संसद से पढ़ रहे थे तो ये भी तो संसद में आएगा, जो क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश आप जानते हैं कहाँ लाया जाता है, संसद में लाया जाता है। अध्यादेश जब किस तीन हमारे जो हमारे संसद है उसमें 3 प्रकार के सत्र आते हैं। अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो मतलब कोई अगर भी हमारा विधेयक पारित करना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस विधेयक को पास करती है, ठीक है। तो वही हमारा होती है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये हमारा विधायी शक्ति है राष्ट्रपति का। पूछा जाता है कि अध्यादेश क्या है, तो विधायी शक्ति है, ठीक है। उसके बाद जानिएगा कि अध्यादेश आपका अगर पारित होता है तो उसका मान 6 सप्ताह तक ही रहता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है यहाँ से दोस्तों भाग, हमने बताया था ना कि भाग 5 में 51 से लेकर 152 तक है जो सबसे बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि न्यायालय अब शुरू हो जाता है, 123 के बाद न्यायालय शुरू होता है, 124 से लेकर 147 तक ले न्यायालय का जिक्र किया गया, ठीक है। 124 से लेकर 147 तक ले कौन सा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी संघ की न्यायालय, ठीक है। तो ही हमारा आता है सबसे पहले 124। 124 होगा कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, यानी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 124।
124 के 1 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट होगा हमारा वह न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना होगा। जैसे कि आप अभी सबको ले लिया जाएगा तो 34 है हमारा, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 गो अन्य न्यायाधीश। तो वही कह रहा है 124 के 1 कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा, ठीक है। उसके बाद 124 के 2 कहता है कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी जितने भी न्यायाधीश है, कितने न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश, एक होता है अन्य न्यायाधीश, यानी जो ये दोनों दो प्रकार के न्यायाधीश, एक मुख्य एक अन्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 2 है तो 2 में किया गया, ठीक है, 2 है, एगो न्यायाधीश है एगो अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, तो 2। 124 के 3 में सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा वहाँ उसमें जो जज होंगे यानी जो न्यायाधीश होंगे उसकी योग्यता, यानी 124 के 3 में योग्यता, तो देखिए 3 गो आप देखिएगा योग्यता क्या है। एक तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, और दूसरा का होता है कि 5 साल हाई कोर्ट में जज हो, यानी हाई कोर्ट में जज होगा 5 साल, तो वही हमारा बनेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद 10 साल तक ले हाई कोर्ट का वकील हो, ठीक है, वकील से ऊपर जज होते हैं, तो वही कह रहा है कि 10 साल तक या तो वकील हो, चाहे 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या हो, जज हो, और वह भारत का नागरिक हो। तो 3 प्रकार के आप देख रहे हैं योग्यता, तो 3 में 124 के 3 में, ठीक है। 124 के 4 में गणपूर्ति, तो देखिए गणपूर्ति में आप जानिएगा ना कि जो सुप्रीम किसी प्रकार का कोई होता है, जैसे कि संसद है उसकी भी गणपूर्ति होती है, ठीक है। तो कोई भी जैसे कि निम्न स्तर पर ग्राम सभा है तो उसकी भी गणपूर्ति होती है। तो यहाँ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की गणपूर्ति, तो देखिएगा गणपूर्ति 4 में, लेकिन गणपूर्ति में कम से कम 3 सदस्य बैठना अनिवार्य है। अगर 3 सदस्य नहीं रहते हैं तो गणपूर्ति नहीं हो सकता। जैसे कि संसद में 1/10 है, उसी तरह यहाँ पे 3, क्योंकि 33 गो है तो 3 तो होगा, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 गो है। और वहीं आप पढ़िएगा कब, जैसे कि जो हमारा परामर्श लेता है राष्ट्रपति उसमें 5 होते हैं, ठीक है, वो अपवाद है, सब जगह 3, कम से कम 3, लेकिन जो राष्ट्रपति परामर्श लेगा उसमें कम से कम 5 होगा, ठीक है। अब आता है 125, तो 125 में हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन एवं भत्ते, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके वेतन एवं भत्ते 125 के तहत दिए जाएंगे। 126 है हमारा मुख्य न्यायाधीशों को और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की कार्य मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अगर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में वहां के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वह उनके कार्य का संचालन करेंगे, ठीक है। वो क्या कहता है 126 में कहता है, ठीक है, 126। 127 क्या है कि मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से एक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। मतलब कह रहा है 127 कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश उनको 2 साल के लिए अपने न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करे। किसको है हमारा, ये 127 में है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों 127 में, ठीक है। 128 में हमारा कि देखिए 127 में हमने तो जो वहां के हाई कोर्ट से 2 जज को ला रहे हैं, लेकिन ये 128 कहता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें अगर न्यायाधीशों की जरूरत पड़ जाती है तो जो हमारा सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड है, जैसे कि रिटायर्ड होने की अभी 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो जो रिटायर्ड है हमारा ना उनको नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। यानी हाई कोर्ट में जैसे कि आप 62 वर्ष पढ़े होंगे तो हाई कोर्ट के जो जज न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति का प्रावधान किस में है 128 में है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको 2 साल के लिए मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, नियुक्त कर लेगा अपने सुप्रीम कोर्ट में। 129 देखिए 129 तो बहुत बार पूछा गया है कि इसी के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह एक अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक है। कैसा है, अभिलेखीय न्यायालय। देखिए
ये हमारा बोल रहा है कि अभिलेख न्यायालय तथा सभी हाई कोर्ट का कर्तव्य होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माने। देखिए अभिलेखीय न्यायालय का हम लोग जानते हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का पास जो अधिकार होता है ना, वह क्या करता है ना कि जो निम्न न्यायालय होती हैं उनके जितने भी कार्य क्षेत्र होते हैं उसको क्या करता है, उसकी जांच करता है। ठीक है, जांच करता है। तो वही हमारा कह रहा है कि अभिलेखीय न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत। इसी में कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का न्याय देता है तो वो जितने भी राज्य में हाई कोर्ट है उनको वह निर्णय को मानना अनिवार्य है। ठीक है, तो वही हमारा 129 हो जाता है। अब आते हैं 130। 130 में है कि सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रीय राजधानी एवं राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो होगा, आप देखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा राष्ट्रपति भवन एवं साथ में क्या हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा। हमारा राजधानी नई दिल्ली में है। ठीक है, राजधानी नई दिल्ली में है। तो वही कह रहा है कि 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारा राष्ट्रपति भवन और राजधानी क्षेत्र में स्थित होगा। 130। ठीक है, तो 124 में आप 4 देख लिए। 24 में भारत के एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश से मिलकर 124 के 1 में। 124 के 2 में हमने बताया था कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। 124 के 3 में बताए थे कि 3 प्रकार की योग्यता, यानी 3 में 3 प्रकार की योग्यता, वो भारत के नागरिक हो, 10 वर्षों में वकील हो हाई कोर्ट में, अब 5 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में जज हो। 124 के 4 में गणपूर्ति के लिए कम से कम 3 सदस्य। ठीक है, और 125 में हमारा था सुप्रीम कोर्ट के जजों का मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते। 126 में मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो तो उनके स्थान पर वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य संभालेगा। ठीक है, 127 में हमने पढ़ा था कि मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति से आज्ञा लेकर किसी भी न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को 2 वर्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर ले। 128 में हमारा है कि मुख्य न्यायाधीश जो होती है वह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अपने सुप्रीम कोर्ट में 2 साल के लिए क्या करती है, नियुक्त करती है। ठीक है, यानी इसमें हमारा जो वहाँ के न्यायाधीश हो, और 128 में सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड है। 129 आप देख लिए अभिलेखीय न्यायालय, और 130 में आपने देखा क्या, 130 में जो था हमारा कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा राष्ट्रपति भवन एवं जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा। अब आता है 131। तो देखिए 131 इंपॉर्टेंट है। 131 में प्रारंभिक अधिकारिता, यह बहुत पूछा जाता है कि इसमें ऑप्शन दे देता है कि कौन सा प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि ऑप्शन देखिएगा 131 में ही है प्रारंभिक अधिकारिता। इसमें निम्न परिस्थितियां होती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई करती है। ठीक है, 131 के तहत ही प्रारंभिक अधिकारिता पहला होती है कि मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो हमारा प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है, जिसके तहत हमारा जो होती है ना सुप्रीम कोर्ट वो सीधे उस पर निर्णय ले सकती है। ठीक है, अब आती है 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद। बहुत सेट में आता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है, सुप्रीम कोर्ट का। ऑप्शन दे देता है प्रारंभिक, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, अब आता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का जो विवाद होती है उसका भी सीधे हमारा सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो क्या करती है, इस विवाद को निपटारा करती है। ठीक है, अब आता है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार का विवाद है वो भी प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है, अनुच्छेद 131। अब आता है 132। 132 में हमारा है अपीलीय अधिकारिता। ठीक है, अपीलीय अधिकारिता यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि हाई कोर्ट को दिया गया विवाद पर उसका निरीक्षण करे एवं पुनर्विचार करे, जांच करे, चाहे उसको रद्द करे। 132 में है अपीलीय अधिकारिता, यानी किसी प्रकार का जो अपील किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है कि हाई कोर्ट ने जो न्याय दिया है उसकी जांच करे, उसका निरीक्षण करे, अगर उसके अनुरूप नहीं है तो उसको रद्द कर दे। ठीक है, 133 में है सिविल मामलों में अपील करने का प्रावधान, यानी सिविल मामले, तो हम लोग ज्यादा 2 मामले पढ़ते हैं, एगो सिविल मामले, एगो हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपराधिक मामले। ठीक है, तो यह कह रहे 133 में कि सिविल मामलों में अपील करने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को 133 के था। ठीक है,
और 134 में है आपराधिक मामलों से संबंधित जो न्याय निर्णय होती है ना, वह 134 में। 100 हमारा 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय अधिकारी द्वारा किसी वाद विवाद पर दिए गए निर्णय आदेश के विरुद्ध अपील करने का विशेष आज्ञा दे सकता है। यानी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय का किसी वाद विवाद या किसी न्याय निर्णय है तो उस पर अपना विशेष क्या दे सकता है? आज्ञा दे सकता है, विशेष इसके विरुद्ध अपील कर सकता है और उसको आज्ञा दे सकता है कि आप इसको विवाद को निपटारा कीजिए। कौन कह रहा है? 136। ठीक है। 137 हमारा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। देखिए बहुत पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 137। देखिए सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 124 पूछता है, 25 है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो 126 है और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इधर 131 आ जाता है और 129 पहले हमारा अभिलेख न्यायालय 131 है। ठीक है। उसके बाद 137 है न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है। उसके बाद 138 होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई भी मामले अपने पास ले सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई भी मामला अपने पास ले सकता है और उस पर अपना न्याय निर्णय दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई भी मामला ले सकता है। 139 है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी मामले को हाई कोर्ट को दूसरे मामलों में भेजने के लिए आज्ञा दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को 139 में अधिकार है कि वो हाई कोर्ट को बोलेगा कि आप इस न्याय निर्णय को दूसरे कोर्ट में भेज सके। क्या कहता है? 139। 140 है संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऐसे अनुपूरक शक्ति प्रदान की गई है जो संविधान के उपबंध में असंगत न हो। यानी संसद, देखिए संसद आ गया ना संसद के तहत, यानी संसद विधि द्वारा यानी संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा अधिकार देता है कि मतलब एक ऐसा विधि बनाएगा जो हमारा संविधान के जो अनुरूप जो विधेयक है मतलब जो विधि है उसको असंगत ना करता है, यानी उसको नहीं काटता हो। ठीक है। तो